बेटा या दामाद। नंदिनी, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। हमारी तो कोई खातिरदारी हो ही नहीं रही। तुम तो अपनी बहन की शादी में मस्त होकर बैठी हो। ना बच्चों की चिंता, ना ही मेरी। मुझे तो यह लगता है तुम इस घर की सौतेली बेटी हो। ना तो तुम्हें कुछ शादी में दिया। हमारे समय तो यह लोग भिखारी बन गए थे। अब कैसे कविता को मोटरसाइकिल देंगे? तुम तो अंदर बैठकर अपनी बहनों से बतिया लो या घर का काम कर लो। मैं कल से देख रहा हूँ। रात को तुम्हारा छोटा भाई समीर तुम्हारी छोटी बहन बबीता के पति गगन को बुलाकर बाहर ले गया। उसके हंसने और बोलने की आवाज़ भी काफ़ी रात तक आती रही थी। मैं देख रहा हूँ। अब भी इस घर के असली दामाद इस गगन के लिए तो अभी चाय भी आई है और मैं साथ में बैठा हूँ। मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। विनोद शादी वाले घर में बेइंतहा चिल्ला रहा था और नंदिनी कुछ कर नहीं पा रही थी। रमन जी की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी नंदिनी, बबीता और कविता। उनका एक पुत्र भी था जो कि 7वीं क्लास में पढ़ता था। रमन जी समीप के कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते थे। अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर चुके थे और कल कविता की शादी थी। दोनों दामाद 2 दिन पहले ही आ गए थे। विनोद ने अपनी शादी के समय तो कुछ भी मांग नहीं की थी, लेकिन शादी के बाद वह हमेशा नंदिनी के घर से कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता ही था। जब भी वह ससुराल आता, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वह बिना लड़े घर से गया हो। नंदिनी के कारण सब चुप ही रहते थे, लेकिन अब तो और भी सारे लोग घर में इकट्ठा हुए थे। विनोद के इस व्यवहार के कारण नंदिनी बहुत शर्मिंदा हो रही थी। जब से विनोद को यह पता चला कि ससुर जी कविता को मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, तब से तो उनका गुस्सा संभाले नहीं संभल रहा था। कुछ भी बोलने का मौका वह हाथ से जाने नहीं दे रहा था। इसके विपरीत गगन अपने ससुर जी को पिता के समान ही सम्मान देता था। इसी कारण घर में उसकी जगह एक बेटे के समान ही थी। रमन जी बिना उसके सलाह के कोई भी काम नहीं करते थे। गगन रसोई में भी काम करने में कोई शर्म नहीं समझता था। जहाँ विनोद सवेरे से उखड़ा उखड़ा घूम रहा था, वही गगन सवेरे से घर के कामों में भी हाथ बटा रहा था। अभी उसने रसोई में थोड़ा सर दर्द होने के कारण बबीता को चाय बनाने के लिए कहा और वह बाहर आकर बैठ गया था। बबीता ने किसी के हाथ से उसके लिए चाय भिजवाई तो बबीता को यह नहीं पता था कि बड़े जीजाजी भी बाहर ही बैठे हैं। ससुर जी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए और तमाशा बनाते हुए देखने पर गगन ने विनोद को प्यार से समझाते हुए चुप रहने के लिए कहा। साथ में उसने अपनी चाय विनोद को ही पकड़ानी चाहिए और मजाक के लहजे में बोला, अब बैठो भाई साहब, आपके लिए मैं चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लाता हूँ। इसके विपरीत विनोद ने उसे भी अब शब्द बोलने शुरू किए। साथ ही उसे कहा, तू तो बेवकूफ़ है। तू नौकर के जैसे इस घर में काम कर सकता है। इस परिवार का दामाद ना तो तू है और ना ही मैं। तुझे कौन सा कुछ दिया है इन्होंने? देख, अपनी कविता को तो यह मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं। दामाद को अपनी इज्जत खुद करवानी आनी चाहिए। तुझे मेरा साथ देना चाहिए, ना कि मुझे रोकना चाहिए। गगन ने तभी बड़े प्यार से विनोद को कहा, आप सही कहते हो भाई साहब, मैं इस घर का दामाद हूँ ही नहीं, मैं तो इस घर का बेटा हूँ। घर का दामाद खुश रहें, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ। कल रात को भी जब छोटे साले साहब मुझे बुलाने आए थे,
तो कारण यह था कि मुझे नीचे जाकर बूंदी के लड्डू बनवाने में हलवाई की सहायता करनी थी। आप तो ऐसा करते नहीं, इसलिए किसी ने आपको बुलाया नहीं। मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता था, पर क्योंकि आप चुप नहीं होंगे, इसलिए घर के बड़े दामाद जी, आपके ससुर जी ने आपको अपनी बेटी दी। आपने क्या उसकी कद्र की? यह जो आप बार बार मोटरसाइकिल का जिक्र कर रहे हैं, यह अपनी छोटी बहन कविता को मैं भेंट दे रहा हूँ। और दामाद जी, आप इस घर से क्या इच्छा रखते हैं, मुझे बता दीजिए। हो सका तो कोशिश करूँगा कि आपके मान सम्मान में भी कहीं कमी न रह जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दामाद को अपनी इज्जत करवानी आनी चाहिए। यह शादी का घर है और मैं सिर्फ अपनी बड़ी दीदी नंदनी का ख्याल करके चुप हूँ, वरना शादी तो आपके बिना भी हो सकती है। दामाद का और बेटे का मैं दोनों का ही काम संभाल सकता हूँ। तब तक नंदनी और सारे लोग बाहर आ चुके थे। अब शायद विनोद को कुछ समझ आया होगा, क्योंकि उसके बाद कविता की शादी होकर विदा होने तक विनोद ने एक बार भी लड़ाई नहीं की और शादी के हर कार्यक्रम में शांति से हिस्सा लिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।